आज हम बात करने वाले हैं नेपाल चाइना रेलवे के बारे में। जैसे आप सबको पता है कि चाइना नेपाल के साथ एक रेलवे नेटवर्क बनाने वाला है। ये रेलवे नेटवर्क ज्यादातर पहाड़ियों में गुजरेगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा यहाँ पर इश्यूज आएंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे चाइना इन पहाड़ियों को काट कर नेपाल के लिए एक रेलवे नेटवर्क बनाने वाला है। ये रेलवे नेटवर्क नेपाल चाइना के बीच में होने वाला है, जिसको कहा जा रहा है कि ये डेड लिस्ट यानी खतरनाक तरीन रेलवे नेटवर्क होगा। आइए आज इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पावर ऑफ बुक, जहां हम किताबों से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाइयों को समझते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है, वो सिर्फ चीन और नेपाल के बीच का एक समझौता नहीं है, बल्कि वो है हिमालय के नीचे बदलती हुई एशिया की ताकत। ये कहानी है उस जिद्द की जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला को भेदने चली है। ये कहानी है उस सपने की जो एक छोटे से देश को दुनिया से जोड़ना चाहता है, और ये कहानी है उस डर की जो इस क्षेत्र के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज का विषय है चाइना नेपाल हिमालयन रेलवे प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इंजीनियरिंग की सीमाओं को तोड़ रहा है और राजनीति की दिशा बदल रहा है। कल्पना कीजिए, एक ट्रेन जो तिब्बत के पठार से शुरू होकर माउंट एवरेस्ट के नीचे से गुजरती हुई काठमांडू की घाटियों तक पहुंचती है। यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन चीन इसे हकीकत बनाने की कोशिश कर रहा है। पर सवाल यह है कि क्यों? इस असंभव से दिखने वाले प्रोजेक्ट के पीछे का असली मकसद क्या है? इस वीडियो में हम इस मेगा प्रोजेक्ट के हर पहलू को बारीकी से समझेंगे। हम जानेंगे कि हिमालय के सीने को चीरकर सुरंग बनाना तकनीकी रूप से कितना मुश्किल है। हम चीन के उस रणनीतिक खेल को डिकोड करेंगे जो वो इस रेलवे के जरिए खेल रहा है। हम नेपाल की उम्मीदों और उसके सामने खड़े आर्थिक खतरों का विश्लेषण करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, हम यह समझेंगे कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं और भारत इसका मुकाबला कैसे कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात को। हिमालय यह सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, यह प्रकृति की वो दीवार है जिसके सामने इंसान की इंजीनियरिंग और उसकी हिम्मत दोनों जवाब दे जाती हैं। यहां तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है, ऑक्सीजन की कमी से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और हर कदम पर भूस्खलन और भूकंप का खतरा बना रहता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां यही हैं, सबसे गहरी घाटियां यही हैं, और सबसे अस्थिर भूवैज्ञानिक प्लेटें भी यहीं टकराती हैं। सदियों से हिमालय ने सभ्यताओं को अलग रखा है, संस्कृतियों को बांटा है और साम्राज्यों को रोका है। यह एक ऐसी प्राकृतिक सीमा है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन माना जाता रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि चीन ऐसी खतरनाक और अस्थिर जगह पर दुनिया का सबसे मुश्किल रेलवे प्रोजेक्ट क्यों बना रहा है? एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर अरबों डॉलर खर्च होंगे और जिसमें दशकों लग सकते हैं। क्या यह सिर्फ व्यापार के लिए है, या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक मकसद छिपा है? जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें ऐसे असंभव काम करने की कोशिश करती हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ पत्थर और स्टील का खेल नहीं है। यह शक्ति, प्रभाव और भविष्य पर नियंत्रण का खेल है। चीन इस जोखिम को उठाकर क्या हासिल करना चाहता है? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामे का केंद्र है। तो आखिर यह चाइना नेपाल हिमालयन रेलवे है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो यह चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह रेलवे लाइन चीन के तिब्बत में स्थित शिगात से शहर से शुरू होगी और नेपाल की राजधानी काठमांडू तक जाएगी। इस रूट की कुल लंबाई लगभग 170 किलोमीटर होगी। सुनने में 170 किलोमीटर ज्यादा नहीं लगता है ना? लेकिन जब यह रास्ता हिमालय के बीच से होकर गुजरता है तो यह दुनिया का सबसे जटिल इंजीनियरिंग चैलेंज बन जाता है। इस 170 किलोमीटर के रास्ते का लगभग 98% हिस्सा सुरंगों और पुलों से होकर गुजरेगा। कल्पना कीजिए, आप एक ट्रेन में बैठे हैं जो तिब्बत के 4000 मीटर ऊंचे पठार से अपनी यात्रा शुरू करती है और फिर हिमालय के नीचे बनी सुरंगों के एक जाल से गुजरते हुए सिर्फ 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काठमांडू घाटी में उतरती है। यह ऊंचाई का अंतर ही
अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया की कुछ सबसे लंबी और सबसे गहरी रेलवे सुरंगें बनाई जाएंगी। यह रेलवे सिर्फ 2 शहरों को नहीं जोड़ेगी, बल्कि यह चीन के विशाल रेलवे नेटवर्क को सीधे भारत की सीमा के पास नेपाल के दिल तक ले आएगी। यह एक ऐसा कनेक्शन है जो इस क्षेत्र के भूगोल और इतिहास दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। अब सबसे बड़ा सवाल, यह असंभव सा काम संभव कैसे होगा? हिमालय की कठोर चट्टानों और अस्थिर भूभाग के नीचे सुरंग बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके लिए चीन अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। यहां मुख्य भूमिका निभाएंगी विशालकाय टनल बोरिंग मशीन्स यानी TBMs। ये मशीनें किसी दैत्य की तरह होती हैं जो पहाड़ के सीने में धीरे धीरे अपना रास्ता बनाती हैं। ये न सिर्फ चट्टानों को काटती हैं, बल्कि साथ साथ सुरंग की दीवारों को कंक्रीट से मजबूत भी करती जाती है ताकि भूस्खलन का खतरा कम हो सके। यह वही टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल स्विट्जरलैंड ने आल्प्स पहाड़ों के नीचे दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग गॉटहार्ड बेस टनल बनाने के लिए किया था। लेकिन हिमालय आल्प्स से कहीं ज्यादा जवान, ऊंचा और अस्थिर है। यहां अत्यधिक दबाव, पानी का रिसाव और भूकंपीय गतिविधियों का खतरा बहुत ज्यादा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए चीनी इंजीनियरों को खास तरह की TBMs और निर्माण तकनीकों का विकास करना होगा। उन्हें ऐसे पुल बनाने होंगे जो गहरी घाटियों को पार कर सकें और गंभीर भूकंप के झटके भी झेल सकें। यह प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की सीमाओं को उसकी हद तक ले जाएगा। यह इंसान और प्रकृति के बीच एक ऐसी जंग है जहां हर मीटर आगे बढ़ना एक बड़ी जीत होगी। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि आज की टेक्नोलॉजी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अगर आपके पास पैसा, राजनीतिक इच्छा शक्ति और जिद हो। चलिए अब आते हैं $1 मिलियन के सवाल पर। चीन इस सिरदर्द और खर्चीले प्रोजेक्ट में इतना पैसा और ऊर्जा क्यों लगा रहा है? इसका जवाब एक शब्द में है, स्ट्रैटेजी। पहला और सबसे स्पष्ट कारण है आर्थिक। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए पूरी दुनिया में अपना व्यापारिक दबदबा बनाना चाहता है। यह रेलवे लाइन चीन को दक्षिण एशिया के लिए एक नया और सीधा जमीनी रास्ता देगी, जो उसके समुद्री सिल्क रोड का एक विकल्प होगा। इससे चीनी सामान आसानी से नेपाल और उसके जरिए भारत के बाजारों तक पहुंच सकता है। यह चीन के पश्चिमी प्रांतों के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन असली खेल आर्थिक से कहीं ज्यादा जियोपॉलिटिकल है। सदियों से नेपाल भारत के प्रभाव क्षेत्र में रहा है। नेपाल अपनी जरूरतों के लिए लगभग पूरी तरह से भारत पर निर्भर है, खासकर ट्रांजिट के लिए। 2015 में जब भारत नेपाल सीमा पर नाकाबंदी हुई तो नेपाल को अपनी इस निर्भरता का एहसास हुआ। चीन इस रेलवे के जरिए नेपाल को एक वैकल्पिक रास्ता दे रहा है। यह नेपाल की भारत पर निर्भरता को कम करेगा और उसे सीधे चीन के पाले में ले आएगा। यह रेलवे लाइन चीन की सेना को भी भारत की सीमा के बहुत करीब तक तेजी से पहुंचने की क्षमता देगी, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा चिंता है। यह चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जमीनी संस्करण है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ यॉर्क भी कहा जा सकता है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। नेपाल इस प्रोजेक्ट को लेकर इतना उत्साहित क्यों है? नेपाल के लिए यह रेलवे लाइन एक सदी पुराने सपने के सच होने जैसा है। एक लैंडलॉक्ड देश, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश होने के कारण नेपाल हमेशा से अपनी कनेक्टिविटी को लेकर संघर्ष करता रहा है। उसे अपने व्यापार और आयात निर्यात के लिए पूरी तरह से भारत के बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह रेलवे लाइन नेपाल को लैंड लिंक्ड देश बना देगी, जो उसे चीन और उसके जरिए पूरी दुनिया से जोड़ देगी। यह नेपाल की ट्रांजिट मोनोपोली को तोड़ेगा, जो अब तक भारत के पास थी। नेपाली नेताओं और जनता को लगता है कि यह प्रोजेक्ट उनके देश में आर्थिक क्रांति ला सकता है। इससे पर्यटन बढ़ेगा, व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे और चीनी निवेश आएगा। उन्हें उम्मीद है कि काठमांडू एक बड़ा ट्रेड हब बन सकता है, जो चीन और दक्षिण एशिया के बीच एक पुल का काम करेगा। यह नेपाल के लिए अपनी संप्रभुता को मजबूत करने और अपनी विदेश नीति में विविधता लाने का भी एक तरीका है। नेपाल अब सिर्फ भारत का छोटा भाई बनकर नहीं रहना चाहता,
बल्कि चीन और भारत जैसे दो बड़े पड़ोसियों के बीच अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाना चाहता है। यह रेलवे उस पहचान को बनाने का एक बहुत बड़ा सिंबल है। सपने देखना अच्छा है, लेकिन हर सपने की एक कीमत होती है और इस मामले में कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। नेपाल के लिए इस रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़ी एक डरावनी सच्चाई भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है कर्ज का जाल, जिसे हम डेट ट्रैप कहते हैं। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 8 से 10 बिलियन डॉलर के बीच है, जो नेपाल की पूरी जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा है। नेपाल जैसे छोटे देश के लिए इतना बड़ा कर्ज चुकाना लगभग नामुमकिन है। चीन अक्सर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज देता है, और जब देश उसे चुका नहीं पाता तो चीन उस देश की महत्वपूर्ण संपत्तियों पर नियंत्रण कर लेता है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे कर्ज न चुका पाने के कारण श्रीलंका को 99 साल के लिए चीन को लीज पर देना पड़ा। क्या नेपाल भी उसी रास्ते पर जा रहा है? इसके अलावा पर्यावरणीय चिंताएं भी बहुत गंभीर हैं। हिमालय का इकोसिस्टम बहुत नाजुक है। इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य से भूस्खलन का खतरा बढ़ेगा, पानी के स्रोत दूषित होंगे और वन्य जीवों के आवास नष्ट हो जाएंगे। क्या नेपाल इस विकास की इतनी बड़ी पर्यावरणीय और आर्थिक कीमत चुकाने के लिए तैयार है? यह एक ऐसा सवाल है जो काठमांडू की गलियों में धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। अब बात करते हैं भारत की। इस पूरे घटनाक्रम में भारत कहां खड़ा है? भारत के लिए यह रेलवे लाइन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी रणनीतिक और सुरक्षा चुनौती है। दशकों से हिमालय ने भारत के लिए एक प्राकृतिक किले का काम किया है, जिसने उत्तर से आने वाले किसी भी बड़े खतरे को रोका है। यह रेलवे लाइन उस किले में एक बहुत बड़ी सेंध लगा रही है। यह चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी या फिर पीएलए को यह क्षमता देगी कि वो बहुत ही कम समय में अपने सैनिकों और भारी हथियारों को तिब्बत से सीधे नेपाल और भारत की सीमा के पास तक पहुंचा सके। यह भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, के लिए सीधा खतरा पैदा करता है। यह 22 किलोमीटर चौड़ा एक संकरा रास्ता है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी देश से जोड़ता है। अगर चीन नेपाल में अपनी सैन्य उपस्थिति बना लेता है तो वो इस कॉरिडोर को आसानी से निशाना बना सकता है। इसके अलावा नेपाल में चीन का बढ़ता आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव भारत के सदियों पुराने रिश्तों को कमजोर कर रहा है। भारत, जो अब तक नेपाल का बड़ा भाई माना जाता था, अब उसे अपने ही पड़ोस में चीन से मुकाबला करना पड़ रहा है। यह भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। चीन की इस आक्रामक रणनीति को देखकर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारत कमजोर पड़ रहा है? क्या भारत अपने पड़ोस में अपना प्रभाव खो रहा है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। भारत चुप नहीं बैठा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने भी अपनी जवाबी रणनीति को तेज कर दिया है। भारत नेपाल के साथ अपने खुद के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम कर रहा है। रक्सौल काठमांडू रेलवे लाइन का तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नेपाल चाइना के बीच में एक रेलवे नेटवर्क बिछाया जा रहा है। नेपाल रेलवे नेटवर्क के बारे में यही कहा जा रहा है कि पहाड़ियों को काट कर इसको बनाया जाएगा। जहां तक इस रेलवे नेटवर्क की बात करें तो चाइना इसके पीछे कई दिनों से लगा हुआ है, कई महीनों कई सालों से लगा हुआ है, क्योंकि चाइना को एक बहुत बड़ा मार्केट नेपाल का मिलेगा और नेपाल की प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है वो चाइना को मिलेगा। दोनों ममालिकों को इससे काफी ज्यादा फायदा है और दोनों ममालिक अपने प्रोडक्ट्स नेपाल चाइना के अलावा पूरी दुनिया में इसको आगे तक लेके जाया जा सकता है। जैसे आप सबको पता है कि चाइना एक बड़े अहम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें चाइना का जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तानी रेलवे नेटवर्क को हासिल करना है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देखें तो नेपाल और चाइना का अगर रेलवे नेटवर्क बन जाए तो नेपाल से चाइना प्रोडक्ट्स जाएंगे और चाइना से ऑलरेडी रशिया तक रेलवे नेटवर्क बिछाया गया है जिस पर काम किया जा रहा है बाकी अपग्रेडेशन का। तो नेपाली प्रोडक्ट्स रशिया तक जाएगी। बाकी मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया की तरफ अगर हम बात करें तो वहां तक भी नेपाली प्रोडक्ट्स
पहुंचाई जा सकेगी। जैसे नेपाल चाइना का रेलवे नेटवर्क बनेगा उतनी ही देर में पाकिस्तान का और चाइना का रेलवे नेटवर्क जो तकरीबन 200-300 किलोमीटर का फासला है वो भी बन जाएगा। तो क्या होगा कि नेपाली प्रोडक्ट्स चाइना जाएंगी, देन चाइना के जरिए पाकिस्तान में एंटर होगी और पाकिस्तान से तुर्की तक और यूरोप तक ऑलरेडी रेलवे नेटवर्क मौजूद है। जैसे कि मिसाल के तौर पर नेपाली प्रोडक्ट चाइना जाएगी तो चाइना से पाकिस्तान आएगी। अब पाकिस्तान से तुर्की तक ऑलरेडी ट्रेन जाती है, पाकिस्तान से ऑलरेडी माल बरदार जो सामान है जो कि मालगाड़ी होती है वो तुर्की तक जाती है और तुर्की से फिर आगे यूरोप तक जाने के लिए ऑलरेडी ट्रैक बिछाया गया है। लेकिन अभी पाकिस्तान से डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान से इस्लामाबाद से ट्रेन चलती है, वो उसके बाद वो ईरान जाती है, उसके बाद अब आगे होते हुए वो तुर्की तक चली जाती है। तो ये ट्रेन अभी भी चल रही है और अभी भी मालगाड़ीदार सामान लेके जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि नेपाल और चाइना के जो रेलवे नेटवर्क बनेगा तो नेपाल को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा।